Welcome students, welcome you St. Angeles Public School online classes, class 8th history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. मेन चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर की कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई. सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है चीफ फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर की स्टार्टिंग होने से पहले, कि उसकी स्टैब्लिशमेंट होने से पहले हम ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, कि 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया में कैसे कैसे पॉलिटिकली, मतलब कि राजनीति की व्यवस्था कैसी थी, उस टाइम की राजनीति कैसी थी, मेन पॉलिटिकल कंडीशन कैसी चल रही थी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, वो भी कहां पर, इंडिया में. तो इंडिया में सबसे पहला इसका फीचर देखने को मिलता है, तो सबसे फर्स्ट आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. पहला पॉलिटिकल कंडीशन के फीचर की बात करते हैं, सबसे पहला आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, कि पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वो पूरा का पूरी क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसमें कमी आ गई थी. क्यों कमी आ गई थी? कि जो मेन पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल मतलब यूनिटी मतलब हो गया राजनीतिक एकता, कि कैसे राजनीतिक एकता में कमी आने लगी. हम इसको दो चीजों से क्लैरिफाई करेंगे. सबसे पहले हम बिफोर 18th सेंचुरी बात करेंगे और फिर 18th सेंचुरी में बात करेंगे. बिफोर 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो आपको पता है कि उस टाइम पे मुगल एम्पायर क्या कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे ओवर पूरे इंडिया पे. इसके साथ साथ उन्होंने डेवलप किए अपने रिलेशंस को, वो भी किसके साथ डेवलप किए, हिंदूज के साथ, राजपूत के साथ एंड अदर्स के साथ. तो ये सारे के सारे क्या थे, एक साथ थे, कि मुगल्स जो थे वो हिंदू को भी साथ में लेके चल रहे थे, राजपूत को भी साथ में लेके चल रहे थे, सबको साथ में लेकर चल रहे थे. इसलिए वहां पे उस टाइम पे सभी एक साथ चल रहे थे. उस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी में लैक नहीं था. लेकिन जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर क्या हुआ, डेक्लाइन होने लगा. क्यों डेक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर? क्योंकि डेथ हो गई थी, वो भी किसकी, औरंगजेब की. और उसके बाद जो सक्सेसर बना बहादुर शाह, वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो क्या कर सके, मेन ठीक से यूनिट करके सभी को इकट्ठा करके रख सके. इसलिए क्या हुआ, 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर डेक्लाइन करने लगा और उसके साथ साथ डेथ हो गई थी किसकी, औरंगजेब की. और इसी टाइम पे ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, मतलब कि रूढ़िवादी थी, मतलब रूढ़िवादी जो पुराने टाइम की जो भावनाएं या फिर मेन पुराने टाइम के जो रीति रिवाज होते हैं, वो इस टाइम पे काफी बढ़ने लगे थे, वो भी आने लगी. और इसके साथ साथ रिवोल्ट होने लगे, वो भी कहां पे, किसके बीच में, मेन मराठा, सिख, जाट, इन सभी में क्या होने लगे, रिवोल्ट होने लगे. और जिसकी वजह से पॉलिटिकल यूनिटी में क्या होने लगी, कमी आने लगी. क्योंकि अब मेन जो पॉलिटिकल यूनिटी बना के रख रहे थे वो कौन थे, मुगल्स थे. और मुगल्स में क्या हो गया था, डेक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से अब पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हो गई थी. तो ये सबसे पहला पॉलिटिकल कंडीशन का फीचर्स था, वो भी इंडिया का 18th सेंचुरी में, कि पॉलिटिकल यूनिटी में क्या हो गई, लैक आ गया, कमी आ गई. सेकेंड बात करते हैं इन एफिशिएंट रूलर, मतलब कि जो रूलर था वो एफिशिएंट, मतलब कि अकुशल शासक था. मतलब कि आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, तो नो एम्परर इन द मुगल डायनेस्टी, कि मुगल डायनेस्टी में कोई भी ऐसा रूलर, किंग नहीं था जो क्या कर सके, हु कुड चेक द रिवोल्ट, वो क्या कर सके, रिवोल्ट को चेक कर सके और रीयूनिट द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर को फिर से इकट्ठा कर सके. तो ये एक मेन बहुत बड़ी कमी निकल के आई, कि जब मेन औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उसकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा रूलर नहीं था, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वो क्या कर सके, रिवोल्ट जितने भी हो रहे हैं, विद्रोह जितने भी चल रहे हैं, उन सभी को चेक कर सके, उन सभी को देख सके कि मेन इसका रीजन क्या है रिवोल्ट का. और ना उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो फिर से मुगल एम्पायर को क्या कर सके, रीयूनिट कर सके, फिर से इकट्ठा कर सके. तो ये इसका सेकेंड रीजन निकल के आता है पॉलिटिकल कंडीशन के फीचर्स में, जिसकी जो 18th सेंचुरी में इंडिया में हुई. अगली थर्ड बात करते हैं पावरफुल मनसबदार एंड गवर्नर्स. क्या हुआ कि जो मनसबदार थे और जो गवर्नर्स थे, अब वो क्या बन गए, पावरफुल बन गए. क्यों बन गए? क्योंकि मेन जो मुगल एम्परर था वो क्या हो चुका था, वो तो मेन पावरफुल एम्परर जो औरंगजेब था वो तो खत्म हो चुका था. उसके बाद
जितने भी मनसबदार थे और गवर्नर्स थे, ये सारे के सारे क्या बनने लगे, बिकम पावरफुल। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल बनने लगे, क्योंकि अब इनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या किया, गवर्नर्स ब्रॉक देयर कनेक्शन विद सेंटर्स। गवर्नर ने क्या किया, जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने क्या किए, अपने कनेक्शन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो भी किसके साथ, सेंटर के साथ। सेंटर के साथ मतलब कि मुगल्स के साथ, जो मेन आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल बना, मेन मुगल एम्परर बना, किंग बना, उसके साथ उन्होंने कनेक्शन तोड़ दिए। दैट मीन्स सेंटर के साथ अपने कनेक्शन तोड़ दिए और स्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने शुरू किए, मतलब कि स्वतंत्र राज्य बनाने शुरू कर दिए। तो ये 3 फीचर्स निकल के आए। इसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर की बात करते, अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट है फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स मतलब हो गया मेन बाहरी आक्रमणकारी। मतलब कि अब क्या हुआ, इसी टाइम पे 18th सेंचुरी में इंडिया में बाहर से कई सारे लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। और वो कौन कौन से थे, सबसे पहले अफगान इन्वेडर्स थे, इसके बाद नादिर शाह, इसके साथ अहमद शाह अब्दाली, इन सभी ने अटैक किया। वो भी कहां पे, इंडिया पे। और अगेन एंड अगेन कई बार इन्होंने इंडिया पर अटैक किया। इसके साथ साथ अगला कहता है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के दौरान कई सारी यूरोपियन पावर्स ने भी क्या किया, बिगेन टू एस्टैब्लिश देयर कंपनीज। कई सारे यूरोपियन पावर जैसे कि डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड इंग्लिश, इन सभी ने क्या किया, इस्टेब्लिश किए। वो भी क्या, अपनी कंपनीज को। वो भी कहां पर, इंडिया में। और वो भी कौन से टाइम पे, 18th सेंचुरी में। इसके साथ साथ स्टार्टेड मैडलिंग विद द इंडियन अफेयर्स। मतलब कि इंडियन अफेयर्स मतलब कि भारत के कई सारे जो मामले थे, मतलब कि जो राजा महाराजा कई सारे फैसले लेते थे, सुनाते थे एक दूसरे राज्य के लिए, उन सभी में उन्होंने हस्तक्षेप, मैडलिंग मतलब होता है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अगला कहता है 18th सेंचुरी डार्केस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया। इंडिया के लिए 18th सेंचुरी सबसे डार्केस्ट सेंचुरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, बिकॉज इंडिया ब्रोक अप, क्योंकि इंडिया क्या हो चुका था, टूट चुका था इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। कि 18th सेंचुरी इंडिया के लिए सबसे डार्केस्ट सेंचुरी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया कई सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया था। अगला कहता है ऑलवेज वॉर विद ईच अदर फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। क्या कहता है, इसमें जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे इंडिया के अंदर, और वो सारे के सारे स्टेट्स क्या करते थे, एक दूसरे के साथ वॉर करते थे। सिर्फ और सिर्फ वॉर करने का उनका क्या रीजन था, सेल्फिश मोटिव्स थे, होते थे, कोई दूसरा मोटिव नहीं होता था, इसलिए उन्होंने एक वॉर कर की। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कि चीफ फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। कि 18th सेंचुरी के ड्यूरेशन में इंडिया के कौन कौन से पॉलिटिकल कंडीशन के कौन कौन से फीचर्स थे। तो सबसे पहला लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि मेन मुगल्स ने उस चीज को, जब उस चीज को संभाल के रखा हुआ था, उस चीज को एक साथ यूनिटी में बांध के रखा था। लेकिन जो औरंगजेब के बाद जो मेन उसका सक्सेसर बना, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उस चीज को मैनेज कर सके। अगला कहता है एफिशिएंट रूलर, मतलब कि जो रूलर था वो बिल्कुल मेन इतना कैपेबल नहीं था कि वो फिर से रिवॉल्ट को चेक कर सके कि क्यों हो रहा है रिवॉल्ट, और फिर से मुगल एम्पायर को रीयूनिट कर ले, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। इसके साथ जो मनसबदार और जो गवर्नर्स थे वो काफी पावरफुल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स भी आ गए थे, वो भी इंडिया में। फॉरेन इन्वेडर्स में बात करते हैं अफगान इन्वेडर्स, नादिर शाह और इसके साथ साथ अहमद शाह अब्दाली। इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने मेन इंडिया पर अटैक किया। इसके साथ साथ इस टाइम पे यूरोपियन पावर्स भी आ गई थी, और यूरोपियन पावर्स ने क्या किया, मेन इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। और इंडिया के लिए इसी टाइम को सबसे डार्केस्ट टाइम माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया कई सारे छोटे छोटे मेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। इसके साथ साथ ऑलवेज ये स्टेट्स क्या करते रहते थे, वॉर करते रहते थे। इसके बाद इसी में नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आ जाता है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि अब कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने शुरू हुए, उनके कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए।
तो सबसे पहले कहता है कि मुगल वर वेरी वीक, जो मुगल था वो काफी वीक हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो उनका सक्सेसर था इतना कैपेबल नहीं था कि वो उस चीज को मैनेज कर सके, मुगल एम्पायर को। इसके साथ साथ डिफिकल्ट टू कंट्रोल प्रोविंसेस ऑफ देयर एम्पायर। प्रोविंसेस मतलब होते हैं स्टेट्स, जो छोटे छोटे प्रांत होती हैं। कि मेन जो मुगल एम्परर था, मतलब मुगल जो राजा था, उसके अंदर वो काफी उसके लिए डिफिकल्ट था। किस चीज का डिफिकल्ट था? टू कंट्रोल प्रोविंसेस, मतलब कि जो उसके एम्पायर में, साम्राज्य में जो आने वाले स्टेट्स थे उनको कंट्रोल करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था। क्योंकि वो सारे के सारे क्या कर रहे थे? मोस्टली अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स अनाउंसमेंट कर रहे थे, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द गवर्नर हैड एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली गवर्नर्स जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ अगला कहता है कौन कौन से आते हैं? बंगाल, हैदराबाद एंड अवध वर द 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके साथ साथ बंगाल, हैदराबाद और अवध ये 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट माने जाते हैं। तो मोस्टली आपको समझ में आएगा राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे हुआ, कि मेन जो मुगल्स थे वो वीक हो गए। इसके बाद जितने भी मुगल एम्पायर के जितने भी स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, उन पर मुगल के लिए जो उस टाइम का रूलर था उसको कंट्रोल करना उनके ऊपर काफी डिफिकल्ट हो गया था। इसके साथ साथ जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स इस्टेब्लिश कर लिए थे। कौन कौन से? बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। थैंक यू।